नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम से संबंधित जीके जीएस के टॉप 20 प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न दोस्तों आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया है। आपके सिलेबस में जितने टॉपिक दिए गए हैं उन टॉपिकों को ध्यान में रखते हुए इन प्रश्नों को तैयार किया गया है। आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको खुद विश्वास हो जाएगा कि ये कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इससे शुरू करते हैं और इस सीरीज़ का ये पहला वीडियो है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हम लोग जल्द से जल्द कोशिश करेंगे दोस्तों आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक दिए गए हैं उन टॉपिकों को ध्यान में रखते हुए जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग जल्द से जल्द कवर कराने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग इसे कंटिन्यू करते हैं और सभी प्रश्नों को डिटेल से कवर करते हैं। आइए सीधे प्रश्नों को शुरू करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, इसका जवाब दीजिए। नीली क्रांति संबंधित है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? खाद्य उत्पादन, तिलहन उत्पादन, दुग्ध उत्पादन या फिर मत्स्य उत्पादन से? तो देखिए दोस्तों, नीली क्रांति यह मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। नीली क्रांति की बात करें प्यारे साथियों तो नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, और हरित क्रांति की बात करें तो हरित क्रांति ये खाद्य उत्पादन से, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन और श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है। तो भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? आप सभी बताइए। वाराणसी में, मैसूर में, झांसी में या फिर लखनऊ में? देखिए, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय सब्जी शोध संस्थान वाराणसी में स्थित है। ठीक है, भारतीय सब्जी शोध संस्थान की बात करें प्यारे साथियों तो भारतीय सब्जी शोध संस्थान यह वाराणसी में स्थित है, और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान की बात करें तो यह मैसूर में स्थित है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और भारतीय चारा एवं चारागाह अनुसंधान संस्थान यह झांसी में स्थित है। ये सभी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसे जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीएसटी किस प्रकार का कर है? बताइए आप सभी, जीएसटी किस प्रकार का कर है? प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रकार पर निर्भर या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, जीएसटी की बात करें दोस्तों तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। ये कई बार एग्जाम में पूछा है, याद रखिएगा। जीएसटी कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, बताइए अगला प्रश्न का क्या आंसर होगा। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, कानपुर, लखनऊ या फिर मुंबई में? देखिए, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की बात करें प्यारे साथियों तो इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। इसका मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका उद्देश्य की बात करें तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का उद्देश्य पुनर्वित्त सुविधाएं और लघु उद्योगों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करना है। यह एमएसएमई की शीर्ष कौन सा? तो शीर्ष वित्तीय संस्था के रूप में कार्य करती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, सिडबी की स्थापना यानी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी, जिसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था या फिर उपयोग में से कोई नहीं? देखिए, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करें प्यारे साथियों तो भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है, कैसी प्रणाली है? जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व रहता है। ठीक है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, अगला प्रश्न है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, और इसमें नीति का पूरा स्वरूप क्या होगा? यहाँ पूछा जा रहा है नीति का फुल फॉर्म क्या होगा? तो बताइए आप सभी, नीति का पूरा स्वरूप क्या होगा? नेशनल इंटरनल ट्रेड इंफॉर्मेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंटीग्रेटेड ट्रीटी इंस्टीट्यूट या फिर नेशनल इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट? देखिए, नीति का पूरा स्वरूप होगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होगा, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा।
नीति आयोग की बात करें प्यारे साथियों तो नीति आयोग का पूरा स्वरूप नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, अर्थात राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ठीक है, इसका गठन, किसका गठन, तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया। ठीक है, इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। प्रथम अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इसे ध्यान रखिएगा। प्रथम उपाध्यक्ष की बात करें दोस्तों तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। ठीक है, तो याद रखिएगा नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था, इसे याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले चारों राज्यों का सही अवरोही क्रम व्यवस्थित कीजिए। बताइए इसका जवाब क्या होगा। यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 राज्य पूछे जा रहे हैं। देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार व पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, देखिए जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, वहीं न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, इससे ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करें प्यारे साथियों तो यह दिल्ली है, वहीं न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला प्रदेश है। यहाँ पूछा जा रहा है भारत में सर्वाधिक अनुसूचित यानी एससी वाला प्रदेश कौन सा है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। यहाँ ध्यान रखिएगा दोस्तों, सर्वाधिक अनुसूचित जाति की बात किया जा रहा है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, वहीं सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की बात किया जा रहा है, तो सर्वाधिक एसटी वाला राज्य कौन सा है, तो यह मध्य प्रदेश है, इसे क्लियर रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, राज्यों के राज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, यहाँ लोकसभा अध्यक्ष होगा, इसे मिसप्रिंट हो गया है, इसे ध्यान रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष की बात किया जा रहा है यहाँ। ठीक है, या कैबिनेट सचिव। इसका सही जवाब देखिए दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष होगा। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। ठीक है, और बाकी राज्यों के राज्यपाल की बात करें दोस्तों, राज्यों के राज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और कैबिनेट सचिव, इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, और लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष का चयन किया जाता है। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा अध्यक्ष का चयन लोकसभा अपनी प्रथम बैठक में ही अपने सदस्यों में से कर लेती है। ठीक है, और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिड़ला हैं, यहाँ बिड़ला होगा, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, इलायची यानी कार्डमम पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं। बताइए, अरावली पर्वत श्रेणी, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट या फिर पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। देखिए दोस्तों, इलायची पहाड़ियाँ या पश्चिमी घाट में स्थित हैं, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इलायची पर्वत की बात करें दोस्तों तो इलायची यानी कार्डमम पहाड़ियाँ ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में स्थित है, यह केरल तथा तमिलनाडु में फैली है। ठीक है, वहीं बात कर लें अरावली पर्वत की, तो अरावली पर्वत की सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो गुरुमुखी है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो अन्नामुडी है, इसे अन्नामुडी कहिए या फिर अनाईमुडी, बात एक ही है। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची कौन सी चोटी है, तो अनाईमुडी या फिर अन्नामुडी कह सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में साइबर अपराध के लिए समर्पित सर्वप्रथम पुलिस स्टेशन सन 2001 में किस शहर में खोला गया था, तो यह खोला गया था बेंगलुरु में। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा बेंगलुरु। ठीक है, देखिए भारत में साइबर अपराध के लिए समर्पित सर्वप्रथम पुलिस स्टेशन 2001 में बेंगलुरु शहर में खोला गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। देखिए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के मुख्यालय की बात करें तो यह जिनेवा में स्थित है। जिनेवा स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। जिनेवा में कौन कौन से मुख्यालय हैं, तो यहीं पे आप देख सकते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय, इन सभी का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है, इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है।
यहाँ जो सही सुमेलित नहीं है उसे बताना है। यहाँ पे मेले, उत्तर प्रदेश के मेले और स्थान दिए गए हैं। आइए देखते हैं। झूला मेला की बात करें दोस्तों, झूला मेला वृंदावन में लगता है, बिल्कुल सही है। नौचंडी मेला की बात करें तो यह मेरठ में। दादरी मेला बलिया में लगता है। और शाकंभरी मेला की बात करें तो शाकंभरी मेला प्रयागराज में नहीं लगता है, ये सहारनपुर में लगता है। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है, तो देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। शाकंभरी मेला की बात करें तो शाकंभरी मेला सहारनपुर में लगता है। माघ मेला यह प्रयागराज में, और पशु मेला की बात करें तो बटेश्वर में लगता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है दोस्तों? हरदोई, हाथरस, हापुड़ या फिर हमीरपुर। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, हापुड़। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़ है, ठीक है। वहीं सबसे बड़े जिले की बात करें दोस्तों तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है, ठीक है, और सबसे छोटा जिला हापुड़ है, इससे ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है। सीएनजी है तो सीएनजी क्या है? सीएनजी एक कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए सीएनजी का पूर्ण रूप कंप्रेस्ड नेचुरल गैस अर्थात संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, ठीक है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? बताइए। कैसीन, हीमोग्लोबिन, एग्लूटिनिन या फिर मायोसिन। देखिए दूध में कैसीन प्रोटीन पाई जाती है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, सी.आर. दास व मोतीलाल नेहरू या फिर बी.आर. अम्बेडकर। देखिए स्वराज पार्टी का गठन दोस्तों सी.आर. दास व मोतीलाल नेहरू ने किया था। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए स्वराज पार्टी की बात करेंगे दोस्तों तो स्वराज पार्टी असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो जनवरी 1923 में सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था, ठीक है। तो स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो जनवरी 1923 में। किसने किया था? तो सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। देखिए दोस्तों सी.आर. दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। इसे याद रखिएगा, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ देश और उसकी राजधानियों को मैच करना है। आइए देखते हैं। चीन की राजधानी शंघाई होती है। क्या चीन की राजधानी शंघाई सही है? नहीं दोस्तों, चीन की राजधानी बीजिंग होता है, न कि शंघाई। इसलिए पूछा जा रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। वहीं टोक्यो की राजधानी की बात करें तो टोक्यो की राजधानी माफ़ करिएगा, जापान की राजधानी की बात करें तो जापान की राजधानी टोक्यो है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा और रूस की राजधानी मॉस्को है, इसे याद रखिएगा। कुछ राजधानियों को और देख लेते हैं हम लोग। चीन की राजधानी अभी हम लोग बात किए हैं, बीजिंग है। म्यांमार की राजधानी हनोई है। पेरू की राजधानी लीमा, मालदीव की राजधानी माले और भूटान की राजधानी थिम्पू है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो बिल्कुल सही सुमेलित है। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, तो ये भी बिल्कुल सही है। 1909 में पार्लियामेंटो सुधार हुआ था, तो ये भी बिल्कुल सही है। 1930 में असहयोग आंदोलन, क्या यह सही है? तो देखिए दोस्तों असहयोग आंदोलन की बात करेंगे 1930 नहीं 1920 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए असहयोग आंदोलन की बात करें तो असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1 अगस्त 1920 को हुआ था, जो चौरी चौरा की घटना के बाद फरवरी 1922 में स्थगित घोषित किया गया, ठीक है। और वहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो यहाँ क्लियर रखिएगा प्यारे साथियों। देखिए असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1 अगस्त 1920 को और सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ 1930 में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में उपनिषदों, यहाँ उपनिषदों होगा, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद हुआ? तो किसके शासनकाल में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद हुआ था? शाहजहां, अकबर, यहाँ अकबर होगा, अकबर, जहांगीर या फिर औरंगजेब के। देखिए उपनिषदों का फारसी में अनुवाद
शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्लियर रखिएगा। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में शहजादे दारा शिकोह ने सिर ए अकबर शीर्षक, यहाँ शीर्षक होगा, शीर्षक के तहत किया था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो दारा शिकोह ने किया था, इसे याद रखिएगा। और किस नाम से किया था? तो सिर ए अकबर। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया गया है? तो सिर ए अकबर के नाम से किया गया है, इसे याद रखिएगा। किसने किया था? तो दारा शिकोह ने। ठीक है, दारा शिकोह की बात करें प्यारे साथियों, तो दारा शिकोह की सहिष्णुता एवं उदारता के लिए लेनपुल ने लघु अकबर की संज्ञा दी थी। तो दारा शिकोह को लघु अकबर की संज्ञा किसने दी थी? तो लेनपुल ने दी थी, इसे याद रखिएगा। और शाहजहां ने भी दारा को शाह बुलंद इकबाल, क्या? तो शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की थी। किसे? तो दारा शिकोह को। ध्यान रखिएगा, दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि किसने दी थी? तो शाहजहां ने दी थी। ठीक है, तो दोस्तों ये सीरीज इसी प्रश्न के साथ समाप्त होता है। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा? आप सभी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही में दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।